तो अगर आप भी परेशान और ढूंढ रहे हो कि स्ट्रक्चरल चेंज का कोई एक ऐसा वीडियो मिल जाए वन शॉट में जिसमें हम पूरा ही चैप्टर समझ जाए और चैप्टर के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो हमारी समझ में आ जाएं और हम पेपर में अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएं और कोई भी कंफ्यूजन हमें ना रहे, तो ये वही वीडियो है दोस्त। अब रुक जाओ, जितना स्क्रॉल करना था तुमने कर लिया है, अब आपके सामने आ गया हूं मैं परीक्षित, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म अड्डा 24/7 ह्यूमैनिटीज पर, और लेकर आ गया हूं आपके लिए बुक नंबर 2 जो आपकी क्लास 12 सोशियोलॉजी की, उसका चैप्टर नंबर 1 स्ट्रक्चरल चेंज के बारे में आज हम समझेंगे, पढ़ेंगे क्या है स्ट्रक्चरल चेंज, चैप्टर के अंदर क्या क्या है और क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं, मेन हाइलाइट्स हैं, वो सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आने वाला है, और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के जो है हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को और देखते हैं चैप्टर में क्या क्या है। कंप्यूटर जी आगे बढ़ो भाई। चलो, तो पहला कह रहा अच्छा ये कुछ जो क्लास का चैप्टर का जो भी कंटेंट जो थ्योरी, ये बताने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहूँगा लास्ट में जो मैंने लिखा कि वो मैं चाहता हूँ कि आपको पहले बता दूँ कि इंपॉर्टेंट कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ जिससे आपको चैप्टर जो है ईजी हो जाएगा। तो कंप्यूटर जी ज़रा आगे चलिए। हाँ लास्ट में, ओके। तो सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस हैं लास्ट में, क्या क्या हैं उनमें चीज़ें वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा कैपिटलिज्म, ठीक है ना। तो कैपिटलिज्म समझेंगे पहले कि कैपिटलिज्म क्या होता है। तो कैपिटलिज्म क्या है भाई? कैपिटलिज्म का मतलब है कि बाजार में, मार्केट में ऐसी चीजों को लाना जो आकर्षण का केंद्र बने, जो अट्रैक्ट करें। क्या करें? जो अट्रैक्ट करें। आपने देखा होगा कि कभी कभी कैपिटलिज्म में क्या होता है, ऐसी चीजें भी मार्केट में आ जाती जिनको आपको कोई नीड नहीं है, लेकिन वो आपको क्या करती हैं, वो आपको अट्रैक्ट करती हैं। कैसे करती हैं? आपने देखा होगा आईफोन या कोई भी मोबाइल, ठीक है, कोई भी फोन आ गया, ठीक है, उस फोन का क्या आ गया, फोन कुछ दिन चला, फिर उसका वर्जन आ गया नया प्रो वर्जन, फिर आ गया लाइट वर्जन, फिर आ गया मैक्स वर्जन, जो भी, हालांकि उसमें कुछ चेंज नहीं है। वो अगर आप नहीं लेंगे तो आपकी लाइफ में, आपके जीवन में कोई चेंज नहीं आ जाने वाला। लेकिन फिर भी हम अगर बात करूं तो क्या होता है, फिर भी आपको आकर्षित करने के लिए बाजार में ऐसी वस्तुएं आती, हीरो होंडा आ गई, कोई गाड़ी आ गई, मान लीजिए कोई बाइक आ गई, उसकी भी मैक्स आ गई, प्रो आ गई, ठीक है। तो ये क्या करता है, कैपिटलिज्म क्या करता है, बाजार में आकर्षण अट्रैक्शन पैदा करने वाली वस्तुओं को क्या करता है, लाता है, जिसको पूंजीवाद कहते हैं, ठीक है। और कैपिटल का मतलब ही क्या होता है, पैसा। कैपिटल का मतलब ही क्या होता है, पैसा। तो ज्यादा पैसा ज्यादा प्रॉफिट। अब कैपिटलिज्म क्या कहता है भाई, सभी लोग अपनी क्षमताओं के आधार पर काम करेंगे, सभी लोग अपनी क्षमता के हिसाब से समाज में काम करेंगे, लेकिन ज्यादा पैसा किसे मिलेगा, जिसके पास ज्यादा पैसा होगा ऑलरेडी। आप कहोगे सर ये कैसा समाज है, ज्यादा पैसा जिसके पास होगा उसको ज्यादा पैसे मिलेगा। सपोज आप पढ़ते लिखते बढ़िया से कहीं जॉब करते हैं किसी कंपनी में, ठीक है, कंपनी में जॉब करेंगे आप, पूरा दिन कंपनी मेहनत करेंगे, काम करेंगे, कंपनी आपको सैलरी देगी। क्या करेगी कंपनी? आपको सैलरी देगी। लेकिन कंपनी जो प्रॉफिट कमाएगी उसका प्रॉफिट किसे होगा? कंपनी के मालिक होगा। और किसे होगा? उस कंपनी के साथ जिनकी पार्टनरशिप है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने उस कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, वो शेयर, जब कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा तो उसके शेयर बढ़ेंगे, तो उसे भी प्रॉफिट होगा। अब उसने शेयर खरीदे तो कैसे खरीदे? क्योंकि उसके पास क्या था, पहले से पैसा था, इसने उसे शेयर खरीदे। तो समझ रहे हैं, जिसके पास पैसा होगा उसे और पैसा मिलेगा। और जो आपका कैपिटलिज्म है ये प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट करता है। ये क्या करता है, पूंजीवाद में क्या होता है, प्राइवेट चीजों के हैंडओवर हो जाती, चीजें प्राइवेट इंडस्ट्रीज के चीजें हैंडओवर हो जाती है, और प्राइवेटाइजेशन को भी ये सपोर्ट करता है, ठीक है। पैसे से पैसा बनता है। तो अगर मैं बात करूं क्या की पॉइंट्स आपने समझे कि इसमें भाई आपको क्या बता रहा है, इसमें आपको बता रहा है कि भाई पैसे से ही पैसा बनेगा, पैसे से पैसा बनेगा, ठीक है ना, पैसे से पैसा बनेगा। और मैं बात करूं अगर कैपिटलिज्म जो थी, कैपिटलिज्म के फादर जो थे वो एडम स्मिथ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? फादर ऑफ कैपिटलिज्म कहा जाता है एडम स्मिथ को। फादर ऑफ कैपिटलिज्म जो है वो एडम स्मिथ को कहा जाता है, एडम स्मिथ को कहा जाता है। इनकी एक बुक भी थी, जिस बुक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशन, जिसका नाम था, ठीक है ना। इनकी बुक थी जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है ना। तो आप कैपिटलिज्म में क्या समझे कि पैसे से पैसा बनेगा। भाई किसी कंपनी ने किसी के शेयर खरीदे, क्यों खरीदे? उसके पास पैसा होगा, उसने शेयर मार्केट में लगाया तो उसको और पैसा मिल गया। प्रॉफिट से प्रॉफिट बनता है और पैसे से पैसा बनता है, ठीक है। ज्यादा पैसे से ज्यादा प्रॉफिट होगा, कम पैसे से कम प्रॉफिट होगा, यानी कि पैसा उसको मिलेगा जिसको पहले से, जिसके पास पूंजी है। तो कैपिटलिज्म जो है इस चीज को बढ़ावा देता है, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देता है, ठीक है। और बाजार में आकर्षण पैदा करने वाली चीजों को जो है लाने के लिए कैपिटलिज्म जो है बढ़ावा देता है। तो एक कैपिटलिज्म आप समझ गए। तो हमने क्या लिख रखा है, एन इकोनॉमिक सिस्टम, एक आर्थिक सिस्टम है इन विच मींस ऑफ प्रोडक्शन आर प्राइवेटली ऑन, प्रोडक्शन जो है प्राइवेट तरीके से ऑन किया जाता है, एंड ऑर्गेनाइज टू एक्यूमुलेट प्रॉफिट इन द देन एज अ मार्केट सिस्टम, ठीक है ना।
ये इसकी डेफिनेशन है। फिर अगर मैं नेक्स्ट बात करूं भाई, आगे चलो। हाँ, कोलोनियलिज्म जो है ये क्या होता है, कोलोनिज्म क्या होता है। अब कोलोनिज्म की अगर मैं बात करूं तो कोलोनिज्म क्या होता है, तो कोलोनिज्म में होता क्या है बच्चे, कोलोनिज्म में ये होता है कि जो पावरफुल कंट्री होगी वो क्या करेगी, थोड़ी सी कम पावरफुल कंट्री के ऊपर क्या करेगी, अपना सब चीज अपने हैंडओवर कर लेगी। यानी कि पावरफुल कंट्री क्या करेगी, धात जमाएगी अपने से कम पावरफुल कंट्री के ऊपर, और क्या करेगी, उनके अंदर जो भी उनकी राजनीतिक चीजें चल रही हैं, उनकी आर्थिक चीजें चल रही हैं, यहाँ तक उनकी सांस्कृतिक चीजें चल रही हैं, उसको बदलने की कोशिश करेगी या उस पर अपना रूल एंड रेगुलेशन जो है जमाएगी। तो वो क्या कहलाता है, कोलोनिज्म कहलाता है। जैसे कि एन आइडियोलॉजी बाय विच अ कंट्री सीक्स टू कंकेयर एंड फोर्सिबल कॉलोनीज अनदर, यानी कि क्या करती है, किसी दूसरी, क्या करते हैं, राजनीतिक निवेश भी है। जैसे आप मान लीजिए कोई बहुत मजबूत कंट्री है, थोड़ी सी कम मजबूत कंट्री पे उसने क्या किया, उसमें अपना धौत जमाया और क्या किया, सारी चीज़ें अपनी उसके ऊपर लागू कर दी, है ना, सारी चीज़ें, राजनीतिक पक्ष जो है वो भी उसने काबू में ले लिया, अपने तरीके से रूल एंड रेगुलेशन चला दिए, या आप कई तरीक़ों से क्या आपके सांस्कृतिक तरीके, या आप कुछ आपके जो आर्थिक चीज़ों पे भी उसने कब्जा कर लिया। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें क्या कहलाती हैं, आपकी कोलोनिज्म में आती हैं। ठीक है, तो ये चीज इसमें कोलोनिज्म में क्या होता है, नियंत्रण होता है। ठीक है, फिर चाहे वो राजनीतिक नियंत्रण हो, यानी कि पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नियंत्रण हो, या फिर आपका कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से नियंत्रण हो, या फिर आपका इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से नियंत्रण हो। तो क्या करेगी, जो ज़्यादा पावरफुल कंट्री है वो कम पावरफुल को क्या करेगी, नियंत्रण करेगी, अपने हैंड ओवर ले लेगी। जैसे आप घर में होते हैं, आपका बड़ा भाई होता है, तो बड़े भाई छोटे भाई क्या करता है, हमेशा अपने कब्जे में लिए रहता है, ऐसे बात ऐसे टिपिया देता है बात पे, चलो भाई चल कहाँ खेल रहा है, तो क्या करता है, अपने हैंडओवर लिए रहता है सारी चीज़ें। पैसे इकोनॉमिक तौर पे अगर कैसे देखा जाए, पैसा उस छोटे भाई को मिला, कहाँ पैसा मिल रहा है, इधर ला। ठीक है, फिर हर चीज़ पे उसको क्या करता है, धौत जमाता। तो वैसे क्या करते हैं, जो बड़ा भाई ये पावरफुल है, तो ऐसी कंट्री क्या होती है, जो बड़ी पावरफुल होती है, वो छोटे पे अपनी चीज़ें, नियम कानून क्या करती है, थोपने की कोशिश करती है। तो वही आपका कोलोनिज्म के अंतर्गत आ जाता है। फिर मैं बात करूं अगर नेक्स्ट की, फिर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है भाई, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या होता है, जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसको डी इंडस्ट्री, जैसे कि जो फैक्ट्रीज हैं, जो कारखाने हैं, उनमें कमी आना, किसी स्थान पर फैक्ट्रीज में या जो कारखाने हैं, जो टेक्नोलॉजी है, जो मशीनरी है, उनमें कमी आ रही है। ठीक है, कमी क्यों आएगी, या तो सर्विस सेक्टर जो है ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो उसमें कमी आएगी, टेक्नोलॉजी मशीनरीज के यूज़ में कमी आ रही है, तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंतर्गत आ जाता है। तो डिक्रीजिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड इंक्रीजिंग प्रोडक्शन मैनेजमेंट ऑफ सर्विस सेक्टर, यानी कि क्या, सर्विस सेक्टर का जो मैनेजमेंट है वो बढ़ रहा है, और टेक्नोलॉजी मशीनरी और उद्योग कारखाने, इनमें क्या आ रही, कमी आ रही है, इंडस्ट्रियल में कमी आ रही है, एरिया में, या आपकी इंडस्ट्रीज में कमी आ रही है, आर इंडिकेटेड ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो समझ गए ना सॉरी, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या समझे कि इंडस्ट्रीज में, टेक्नोलॉजी में, मशीनरीज में कमी आएगी। कमी क्यों आएगी, तो सर्विस सेक्टर बड़ा हो रहा है इसलिए कमी आ सकती है। तो जब ये कमी आएगी, इनका रोल कम होने लगेगा, तो वो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की कैटेगरी में आ जाएगा, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है ना, फिर हम क्या करेंगे, फिर अगले पे बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन। क्या बात करेंगे, ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन क्या है भाई, पहले पढ़ते हैं। complex service of economic, social, cultural, political and technological changes that have increased the interdependence, interactions and integration among people and economic companies in different locations। यानी कि ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है समझिए, जो एक देश है वो क्या करता है, अन्य देशों से एक तरीके से आदान प्रदान, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट चीज़ों को करता है, अन्य देशों से क्या बनता है, एक तरीके से रिश्ते बनाता है, व्यवहार बनाता है, अन्य देशों के साथ जुड़ता है, एक कम्युनिटी बनाता है, एक ग्रुप बनाता है, तो ग्लोबलाइजेशन के तहत आता है। यानी कि आप अन्य देशों से क्या कर रहे हैं, मिलना जुलना कर रहे हैं, अन्य देशों से आदान प्रदान कर रहे हैं। जैसे कि बात करें, आप इंडिया में बैठे हैं, और इंडिया में बैठ के आप क्या कर रहे हैं, किसी अदर कंट्री या किसी अदर कंट्री का कोई प्रोडक्ट मंगा रहे हैं, तो आप जब उसे मान लीजिए ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, तो ऑर्डर करेंगे तो क्या वहाँ से आएगा, नहीं, उसने अपने इस देश में किसी को कुछ हैंड ओवर कर रखा होगा अपनी कंपनी का, तो वहाँ से आपको प्रोडक्ट को शिफ्ट हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, आपको ग्लोबलाइजेशन की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, तो ट्रेड और टेक्नोलॉजी का कनेक्शन है, ठीक है ना, ये ग्लोबलाइजेशन की कैटेगरी में आ जाएगी। एक देश क्या करता है, विश्व के अनेक देशों के साथ संबंध स्थापित करता है। एक जो देश है, एक नेशन है, वो देश के पूरी दुनिया के और देशों के साथ जब संबंध स्थापित करता है, रिलेशन बनाता है, तो क्या आ जाता है, ग्लोबलाइजेशन की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है,
जैसे कि मान लो आपको प्रोडक्ट का उदाहरण दिया, किसी का और कंपनी का प्रोडक्ट, फॉरेन कंपनी का प्रोडक्ट आप मंगा रहे हैं अपने पास, तो ग्लोबलाइजेशन के कारण संभव हो पा रहा है। ठीक है, कई फायदे होते हैं ग्लोबलाइजेशन से, देश की इकोनॉमी में भी ऊपर नीचे मतलब अंतर आता है और कई सारे प्रॉफिट होते हैं इससे, इसीलिए ग्लोबलाइजेशन जो है वो किया जाता है। ठीक है ना, आगे इंडस्ट्रियलाइजेशन। भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है? जहां पे हमने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन समझा था कि उद्योगों की मशीनरी की कमी आ रही थी, सर्विस सेक्टर की बढ़ोतरी होती। इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या होगा? औद्योगिकरण, यानी कि उद्योगों में बढ़ोतरी आएगी। क्या आएगी? उद्योगों में बढ़ोतरी आएगी, इंडस्ट्रियल एरिया में, कारखानों में बढ़ोतरी आएगी, मशीनरी में बढ़ोतरी आएगी, टेक्नोलॉजी में बढ़ोतरी आएगी। तो इंडस्ट्रियल एरिया जहां बढ़ेगा या इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी, कारखाने बढ़ेंगे, उद्योग बढ़ेगा, तो वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की कैटेगरी में आएगा। तो डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न फॉर्म ऑफ इंडस्ट्री, फैक्ट्रीज, मशीन्स एंड लार्ज स्केल प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी कि डेवलपमेंट काहे में होगा? मशीनरीज में होगा, इंडस्ट्रीज में होगा, कारखानों में होगा, सब बढ़ते जाएंगे जब, तब इनमें बढ़ोतरी क्या होगी? मान लीजिए किसी जगह पे क्या किया, खूब सारी इंडस्ट्रीज डेवलप कर दी, तो कहेंगे ना वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। या कहेंगे कई सारी क्या हुई, कई सारी इंडस्ट्रीज की वजह से कहीं जॉब मतलब जॉब बहुत सारी अपॉर्चुनिटी बढ़ गई, क्योंकि अब कारण क्या है इंडस्ट्रियलाइजेशन का? जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ेंगी, लोगों को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा। भाई कोई कारखाना लगेगा तो उसमें लोग भी तो काम करेंगे, उसमें वर्कर काम करेगा, उसमें ऑपरेटर काम करेगा, उसमें मैनेजर काम करेगा, उसमें कई अकाउंटेंट काम करेगा ना, कई लोग काम करेंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये भी एक फायदा है इंडस्ट्रियलाइजेशन का। तभी कहते हैं इंडस्ट्री लगने से क्या हुआ? लोगों को रोजगार मिल गया, क्योंकि कारखाने खुले तो कई लोगों को क्या मिला? काम मिल गया। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या है? ये फायदा है कि नई फैक्ट्री आएंगी, नई जॉब अपॉर्चुनिटी आएंगी, नई मशीनरीज आएंगी। तो ये सब आपका इस वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन जो इस प्रोसेस को कहा जाता है, जब कारखानों आदि की संख्या, मशीनरी की बढ़ती किसी जगह पे। ठीक है ना, नेक्स्ट। तो माइग्रेशन क्या है? मूवमेंट ऑफ पर्संस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन ऑर्डर टू फाइंड वर्क और टू लिव। यानी कि माइग्रेशन क्या होता है बच्चे? माइग्रेशन वो होता है जब क्या करता है व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। क्या करता है? व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है काम की वजह से, यानी कि वर्क और टू लिव, यानी कि काम की वजह से और रहने की वजह से। जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई व्यक्ति जाएगा तो वो माइग्रेशन की कैटेगरी में आएगा। जैसे मान लीजिए मैं क्या हुआ, मैं अपने घर में था अभी तक, अपने जहाँ भी यूपी में मैं रहता था तो अपने घर में रहता था। अब क्या हुआ, काम करना था मुझे अड्डा 24/7 में आके आपको पढ़ाना था, तो काम के लिए मैं क्या हुआ, वहाँ से अपना शिफ्ट हो गया। अब यहाँ गुड़गांव अड्डा 24/7 के ऑफिस में हूँ, आपकी क्लास ले रहा हूँ। तो मैंने अपना क्या क्या घर छोड़ के यहाँ आ गया, काम के चक्कर में आया, काम के सिलसिले में आया और यहाँ रहने लगा। तो क्या हो गया? माइग्रेशन की कैटेगरी में आ गया। ठीक है ना, तो आई होप आप माइग्रेशन भी समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलो भाई। फिर ये कह रहा है मॉडर्न आयरन एंड स्टील सेंटर। अच्छा, मॉडर्न आयरन एंड स्टील सेंटर जो कहाँ है? आपके बिलहारी में, भिलई में, अच्छा बोकारो में, दुर्गापुर में और रूरकेला में। ठीक है, नेक्स्ट। पैराडॉक्सिकल सेल्फ कंट्रोडिक्टरी सिस्टम, यानी कि क्या कहते हैं पैराडॉक्सिकल मतलब सेल्फ कंट्राडिक्टरी, यानी कि इसको हिंदी में बोले तो इसको हिंदी में कहेंगे आत्म करके, क्या कहेंगे इसको हिंदी में? कहते हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी, इसको विरोधाभास कहते हैं। तो क्या कहते हैं? विरोधाभास हिंदी में कहते हैं। तो वो आपका एक सेल्फ कंट्राडिक्टरी सिस्टम है। ठीक है, जिसको पैराडॉक्सिकल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। संस्कृताइजेशन क्या होता है भाई? संस्कृताइजेशन मैंने आपको कई बार बताया है कि संस्कृताइजेशन क्या होता है, जब मिडिल क्लास के या लोअर कैटेगरी के या लोअर जो कास्ट के लोग या लोअर क्लास के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, जो अपर कास्ट या अपर क्लास के जो लोग होते हैं उनकी रीति रिवाज, उनकी रस्में आदि को अपनाते हैं ताकि उनकी तरह वो क्या कर सके, बिहेव कर सके। तो ये टर्म क्या कहलाता है? संस्कृताइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? संस्कृताइजेशन कहलाता है। डेफिनेशन में क्या लिखा है? रिफर टू द प्रोसेस बाय विच मिडिल और लोअर कास्ट सीक अपवर्ड सोशल मोबिलिटी बाय लिमिटिंग द रिचुअल एंड सोशल बिहेवियर प्रैक्टिस ऑफ कास्ट अबव देमसेल्फ। भाई क्या करते हैं इसमें क्या करते हैं, जो आपके लोअर क्लास के लोग हैं, जो अपर क्लास के जो रिचुअल्स होते हैं, उनकी हैबिट्स होती हैं, उनकी आदतें होती हैं, उनको क्या करते हैं, उनको अपनाने की कोशिश करते हैं ताकि वो भी जो है उनके साथ उठ बैठ सके, वो भी अपर क्लास की तरह बिहेव कर सकें, लग सकें। तो उसके लिए वो करते हैं। जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए हम जिसे पसंद करते हैं, जिसकी तरह बनना चाहते हैं, उसको क्या करते हैं, उसकी चीज़ों को कॉपी करते हैं। मान लीजिए हमें मूवीज़ देखते हैं, मैंने आपको उदाहरण दिया, मान लीजिए हम मूवी देखते हैं, ठीक है। अब मूवीज़ में क्या है, मूवीज़ में हमें शाहरुख खान पसंद है, तो हम क्या करते हैं, शाहरुख की तरह जैकेट पहन लेंगे, शाहरुख की तरह बाल रखवा लेंगे और शाहरुख की तरह बोलेंगे ये शाहरुख की आवाज़ निकालने लगेंगे। तो क्या करेंगे, हम शाहरुख को पसंद कर रहे हैं तो उसकी तरह बनना चाह रहे हैं। ऐसे जो लोअर क्लास के लोग होते हैं वो अपर क्लास की तरह लग सकें, इसीलिए उनकी हैबिट, उनके रिचुअल्स वगैरह को वो कॉपी करते हैं, ठीक है ना, ताकि वो वहाँ तक पहुँच सके और उनके साथ
चीज़ों से ताल मिला सकें, तो ये आपका संस्कृताइजेशन की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, तो लोअर और मिडिल क्लास वाले लोग क्या करते हैं, अपर क्लास वाले हैबिट और रिचुअल को अपनाते हैं, तो संस्कृताइजेशन वो कहलाता है। ठीक है ना। फिर आता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कुछ खास नहीं है। ठीक है, वाइडली सीन एज वेब और इंटरेक्शंस विच आर बोथ रेगुलर एंड रिकरेंट। ठीक है, अगला स्ट्रक्चरल चेंज क्या है भाई? स्ट्रक्चरल चेंज क्या है? क्या कह रहा है? चेंजेस इन सोशल रिलेशनशिप आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल चेंज। यानी किसमें बदलाव, जो सामाजिक आपके सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, मान लीजिए समाज में जो इंस्टीट्यूशन चले, जैसे मान लीजिए आपके स्कूल कॉलेज हैं, आपके गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, इनमें जब चेंज होता है तो वो स्ट्रक्चरल चेंज की, यानी कि समाज के ढांचे में, समाज के स्ट्रक्चर में जब चेंज होगा तो स्ट्रक्चरल चेंज की कैटेगरी में आएगा। यानी कि चेंज इन सोशल रिलेशनशिप आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल चेंज। कि समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से, समाज के स्ट्रक्चर में, समाज के ढांचे में जब चेंज होगा तो वो आपका किसके अंतर्गत आ जाएगा? वो वो स्ट्रक्चरल चेंज के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है ना। ट्रेड सेंटर डेवलप बाय ब्रिटिश ने जो ट्रेड सेंटर डेवलप किए थे वो कहाँ थे? मुंबई, कलकत्ता, कोलकाता या चेन्नई। ठीक है, नेक्स्ट अर्बनाइजेशन क्या है भाई? अर्बनाइजेशन क्या होता है? अर्बनाइजेशन का मतलब है शहरीकरण। ठीक है, जब गांव की आबादी जो होती है वो शहर की तरफ क्या करती है? प्रस्थान करती है। गांव की आबादी जो है वो शहर की तरफ प्रस्थान करती है, तो वो क्या कहलाती है? यानी कि ग्रामीण जनसंख्या कम हो रही है और शहरी जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? ये प्रोसेस आपकी अर्बनाइजेशन कहलाती है। समझ रहे हैं ना आप? तो क्या लिखा है इसमें? द प्रोसेस बाय विच द पॉपुलेशन इन द सिटीज इंक्रीजेज एंड पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज ऑल्सो इंटरनलाइज द लाइफ स्टाइल ऑफ द अर्बन सोसाइटी। यानी कि क्या करते हैं, जो ग्रामीण की जो जनसंख्या है, जो गांव में रहने वाले लोग हैं, वो शहर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। यानी कि ग्रामीण की जनसंख्या कम होती जा रही है और शहरों की बढ़ती चली जा रही है। ये प्रोसेस क्या कहलाती है? ये प्रोसेस अर्बनाइजेशन कहलाती है। क्लियर है इतनी बात? तो गांव में कमी आ रही है और शहरों की जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। द प्रोसेस बाय विच द पॉपुलेशन इन द सिटीज इंक्रीज, यानी कि शहरों की पॉपुलेशन जो बढ़ती नजर आ रही है। पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज ऑल्सो इंटरलाइज द लाइफ साइकिल एंड अर्बन सोसाइटी, यानी कि अब गांव की जनसंख्या कम होती जा रही है, लोग शहरीकरण में बढ़ रहे हैं, तो ये अर्बनाइजेशन कहलाता है। ऐसे एक मॉडर्नाइजेशन होता है। मॉडर्नाइजेशन मतलब आधुनिकीकरण। मॉडर्नाइजेशन की कैटेगरी में आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन आ जाता है। मॉडर्नाइजेशन के अंतर्गत कह सकते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या है? एक क्या होता है बच्चे? एक आपने सुना होगा, एक होता है आपका मॉडर्नाइजेशन भी, जैसे मॉडर्नाइजेशन होता है। ठीक है, आपका आधुनिकीकरण जिसको बोलते हैं, इसमें नई नई टेक्नोलॉजी का कैच कर रहे हैं, इंडस्ट्री लगती है नई नई। ठीक है, तो ये मॉडर्नाइजेशन के अंतर्गत आ जाता है। फिर एक आपने सुना होगा एक वेस्टर्नाइजेशन होता है। वेस्टर्नाइजेशन में क्या करते हैं हम वेस्टर्न के कल्चर को अपनाते हैं। क्या कहते हैं? वेस्ट के कल्चर को हम जब अपनाते हैं तो वेस्टर्नाइजेशन हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा लड़कियां कहती नहीं, देखो भाई मैंने वेस्टर्न ड्रेस पहन रखी है, देखो मैंने वेस्टर्न ड्रेस पहन रखी है, कहते हैं। तो क्या कर रहे हैं? वेस्टर्न में लड़कियां जैसी ड्रेस पहनती है, वो ऐसी ड्रेस अगर पहन ली तो कहेगी मैं देखो वेस्टर्न कपड़े पहने हैं मैंने। ठीक है, तो जब हम वेस्टर्न के कल्चर को अपनाते हैं तो वेस्टर्नाइजेशन कहलाता है। ठीक है ना, कहते हैं ना वेस्टर्न कल्चर है। वेस्टर्न और मॉडर्न में थोड़ा अंतर होता है। ठीक है, तो वेस्टर्न कपड़े पहन के जब लड़की घर से निकलती है तो मम्मी कहती है कि तुम बड़ी मॉडर्न हो गई हो। ठीक है, तो वो एक कर देती है। हालांकि मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन अलग है। ठीक है, तो मॉडर्न जब हो जाते हैं तो वेस्टर्न भी हो जाते हैं। जब हम मॉडर्न हो जाते हैं तो वेस्टर्न कपड़े पहनने लगते हैं। तो मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन क्या एक दूसरे से इंटरलिंक हैं, कि जब हम मॉडर्न हो जाते हैं तो हम वेस्टर्न तरीकों की हरकत करने, तो वेस्टर्न कपड़े पहनने लगते हैं, वेस्टर्न हरकतें करने लगते हैं, वेस्टर्न कल्चर अपनाने लगते हैं, ताकि हम मॉडर्न लग सकें। ठीक है, तो ये एक दूसरे से क्या है? इंटरलिंक है। तो मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन। ठीक है, ये आपके तीन टर्म है। तीनों समझ गए? अर्बनाइजेशन में क्या होगा? ग्रामीण जनसंख्या शहर की तरफ जाएगी, ग्रामीण जनसंख्या कम होगी, और शहरी जनसंख्या बढ़ेगी तो अर्बन एरिया बढ़ेगा, तो अर्बनाइजेशन होगा। मॉडर्नाइजेशन क्या होगा? मॉडर्न चीजें आएंगी, नई टेक्नोलॉजी आएगी, इनोवेशन आएगा, कारखाने लगेंगे, तो मॉडर्नाइजेशन होगा। वेस्टर्नाइजेशन क्या होगा? जब हम वेस्टर्न का कल्चर, उनके रीति रिवाज अपनाएंगे तो वेस्टर्नाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, ये तीन आपके टर्म होते हैं। क्लियर है? अब ये टर्म आपके मैंने बता दी। अब क्या है, आपको चैप्टर को समझना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा, चीज़ों को समझना आसान हो जाएगी। इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में बता दिए, हालांकि आखिरी की चीज़ थी, लेकिन फिर भी जो मैंने क्या किया शुरुआत में बता दिया। अब हम चलते हैं अपने चैप्टर के शुरुआत में। ठीक है, जहाँ से चैप्टर हमारा शुरू हुआ था। देखिए भाई, अब देखिए हमारा चैप्टर जो है वो क्या क्या कह रहा था। तो चैप्टर कह रहा था द कॉलोनियल रूल हैज़ हैड अ tremendous impact on Indian society in all aspect. Railway,
इंडस्ट्रीज, पोस्टल सिस्टम, सोशल, कल्चर, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। यानी कि ये क्या कह रहा है, कह रहा कि जो आपका कॉलोनियल पीरियड था, जो शासन था, उसमें भारतीय समाज के मतलब कई एक्सपेक्ट में क्या किया, भारतीय समाज के हर पहलू या सभी एक्सपेक्ट में क्या किया, जैसे आपके रेलवे हो गए, इंडस्ट्री हो गई, आपकी पोस्ट ऑफिस यानी कि डाक प्रणाली हो गई, आपकी संस्कृति हो गई, ठीक है, आपकी आर्थिक यानी इकोनॉमी हो गई, राजनीतिक पर क्या करा, बहुत अच्छे से इफेक्ट डाला, बहुत अच्छे से प्रभाव डाला, ठीक है। अब कॉलोनियल रूल का मतलब क्या है, जब शासन था हमारे ऊपर, ब्रिटिश शासन था, तो उस दौरान क्या हुआ, क्या बता रहे हैं, उस दौरान क्या हुआ, चाहे हमारे रेलवे हो, चाहे हमारी इंडस्ट्री हो, हर चीज़ पे क्या हुआ, एक इम्पैक्टफुल इफेक्ट पड़ा है उसका, ब्रिटिश रूल का। ये अब बता रहा, तो कॉलोनियल पीरियड में क्या हुआ, कॉलोनियल रूल का कई चीज़ों पर बहुत अच्छे से, सोशल, कल्चर, इकोनॉमिक, पॉलिटिक्स, हर चीज़ पर क्या पड़ा है, एक अच्छे से इफेक्ट पड़ा है। इतनी बात क्लियर है भाई, क्लियर है। द प्रीवियस रूलर वर इनेबल टू कंट्रोल द एंटायर कंट्री, यानी कि जो पुराने शासक थे ना, पुराने जो आपके शासक थे, वो पूरी कंट्री पर क्या करने पे, शासन करने पे इतना सक्सेस नहीं हो पाए, असमर्थ रहे, ठीक है। तो क्या रहा, पिछले जो शासक थे वो पूरे देश को नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने में क्या रहे, मतलब असमर्थ रहे, अच्छे से कर नहीं पाए। जैसे कौन कौन थे भाई, अकबर थे, अशोक थे, ये सब जो थे। लेकिन क्या किया, बट द ब्रिटिश कंट्रोल्ड इंडिया विद देयर एम ऑफ प्रॉफिट अटेनमेंट, यानी कि लेकिन भाई अकबर थे, अशोक थे, ये लोग जो थे, ये लोग पूरे देश को पूरी सही तरह से कंट्रोल नहीं कर पाए। लेकिन ब्रिटिश ने क्या किया, जो ब्रिटिश था, तो ब्रिटिश ने क्या किया, लाभ कमाने के लिए, लाभ कमाने के उद्देश्य से, लाभ कमाने के मकसद से क्या किया, भारत को नियंत्रित किया पूरी तरह, ठीक है। अंग्रेजों ने क्या किया, भारत को नियंत्रित किया या फिर कंट्रोल किया, ठीक है। ये भी पॉइंट हमारे समझ में आ गया। द मुगल्स केम टू इंडिया टू लूट अस एंड take our resources, whereas the British came for trade and imposed themselves on us, East India Company। यानी कि क्या कह रहा है कि मुगल जो थे वो हमें लूटने आए थे। क्या करने आए थे, मुगल हमें लूटने आए थे। मुगल हमें भारत में किस लिए आए थे, लूटने आए थे। बल्कि अंग्रेज क्या करने आए थे, अंग्रेज व्यापार करने आए थे, बिजनेस करने आए थे, और खुद कर हम बिजनेस करने आए और क्या किया, खुद को हम पर थोप दिया, ठीक है। तो मुगल हमें क्या है, और मतलब ये कहने का मतलब है कि मुगल जो थे वो हमें लूटने आए थे और हमारे संसाधनों से, मतलब हमारे संसाधनों को लेने आए थे भारत, ठीक, हमारे जो रिसोर्सेज थे उनको लेने आए थे और हमें लूटने आए थे, ठीक है। जबकि अंग्रेज व्यापार करने आए और खुद को हम पर क्या कर दिया, थोप दिया, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का हम पर थोप दिया, हर चीज हमें पर लागू कर दी, ठीक है। तीनों पॉइंट हमारे समझ में आ गए, ठीक है भाई। 3 पॉइंट क्या कह रहे थे, पहला ये कह रहा था कि जो कॉलोनियल रूल था उसका हर एस्पेक्ट में भारत पर क्या पड़ा, गहरा प्रभाव पड़ा। हर एस्पेक्ट में भारत पर गहरा प्रभाव पड़ा, किसका, कॉलोनियल रूल का भारत पर गहरा प्रभाव पड़ा, भारत पर प्रभाव पड़ा गहरा, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा था कि अकबर, अशोक जैसे जो शासक आए थे, ये पूरी तरह से कंट्री को क्या कर रहा है, एंटायर कंट्री को क्या नहीं कर पाए, नियंत्रित नहीं कर पाए। वहीं पर जो ब्रिटिश थे उन्होंने क्या किया, ये हमारे लाभ कमाने से आए थे, प्रॉफिट के मकसद से आए थे ये, और भारत को क्या किया, कंट्रोल किया, ठीक है। भारत को क्या किया, कंट्रोल किया। फिर तीसरा पॉइंट क्या कह रहा था कि मुगल क्या कर रहे थे, आए थे भारत को लूटने आए थे, और हमारे जो रिसोर्सेज थे, हमारे जो संसाधन थे, उनको छीनने आए थे, उनको लेने आए थे, और लाभ कमाने आए थे ब्रिटिश क्या करने आए थे हमारे साथ, ट्रेड या कहते हैं या बिजनेस करने आए थे, या व्यापार करने आए थे, और क्या किया, हमें मतलब अपने आप को क्या किया, हम पर थोप दिया, ठीक है, थोप दिया। 3 पॉइंट हमारे समझ में आ गए सर। तो इसी के साथ आगे चलते हैं आगे। तो द ब्रिटिश हैड 2 आर्म्स, ब्रिटिश क्या थे, अंग्रेजों के, कह रहा है 2 हाथ थे अंग्रेजों के। भाई अंग्रेजों के 2 हाथ थे क्या, 2 हाथ तो हमारे भी हैं, तो हम भी अंग्रेज हैं क्या, ये बात सर समझ में नहीं आई, अभी समझ में आएगी। तो प्रॉफिट फॉर देमसेल्फ एंड एस्टेब्लिश्ड कंट्रोल इन इंडिया एंड मेक इट क्लियर टू द पीपल इन रूरल एंड अर्बन एरिया टू स्टेट द दे वर इन कंट्रोल। देखो क्या कह रहा है कि जो आपके अंग्रेजों के 2 हाथ थे, कैसे, खुद के लिए लाभ कमाना, एक क्या था, खुद के लिए लाभ कमाना। अंग्रेजों के 2 हाथ बताया जा रहा है, प्रॉफिट फॉर देमसेल्फ, खुद के लिए लाभ, खुद के लिए, एक तो हो गया खुद के लिए लाभ कमाना, ठीक है, खुद के लिए लाभ, और सेकंड बात करें अगर तो भारत में नियंत्रण स्थापित करना, भारत में नियंत्रण स्थापित करना, नियंत्रण स्थापित करना, ठीक है। तो 2 हाथ यानी खुद के लिए लाभ, एक तो अपना प्रॉफिट और दूसरा नियंत्रण। 2 हाथ का मतलब इतना समझे आप कि एक तो खुद के लिए प्रॉफिट,
ठीक है। एक तो खुद के लाभ, ऊपर से क्या करना, नियंत्रण हासिल करना। जैसे हमारे बड़े भाई हों अगर, तो बड़े भाई के दो हाथ होंगे, एक तो क्या करेंगे खुद के लिए लाभ, अपना जो हमारे पास पैसा होगा, जो हमारे पास चॉकलेट होगी, हमसे छीन लेंगे, एक तो लाभ, ऊपर से हमारे ऊपर नियंत्रण भी कर रहे हैं, ठीक है, तुम करो भी हम जो वो कहते हैं, ठीक है। दो हाथ हो गए, ठीक है। तो एक हाथ से क्या किया, खुद के लिए लाभ कमाया, और दूसरे हाथ से क्या किया भाई, नियंत्रण भी रखा, कंट्रोल भी रखा, लाभ भी कमाया, कंट्रोल भी रखा। इसीलिए कहा जा रहा है कि अंग्रेजों के दो हाथ थे, ठीक है, कंट्रोल नियंत्रण करना, और ग्रामीण और शहरी क्षेत्र जो थे उनके लोगों को यह स्पष्ट करना कि वे नियंत्रण में है, ठीक है। यानी कि रूरल एरिया में जो लोग रहते थे, अर्बन एरिया में रहते, तो सबको ये स्पष्ट कर दिया, क्लियर कर दिया कि भैया तुम कंट्रोल में हो, समझे, कंट्रोल में हो, बिल्कुल, मतलब कालीन भैया बन गए, बिल्कुल, ठीक है। मतलब अर्बन और रूरल से कहा कि मकबूल कंट्रोल में है आप हमारे, बता दिया है आपको, ऐसे कहते थे अंग्रेज, ठीक है। यानी कंट्रोल में कर लिया। फिर रूरल एरियाज दे वांटेड फार्मर टू ग्रो कैश क्रॉप एंड टोल्ड देम व्हाट टू ग्रो। यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग थे वे क्या चाहते थे, ग्रामीण क्षेत्र वे चाहते थे कि किसान क्या करे, नगदी फसल उगाए। भाई कैश क्रॉप उगाओगे, कैश क्रॉप क्या होती है, अब सर ये कैश क्रॉप कहती है, तो कैश क्रॉप वो क्रॉप होती हैं, जैसे मान ली नगदी फसल जो होती है, कैश क्रॉप जो होती है, तो कैश क्रॉप मुन्ना ऐसी क्रॉप होती हैं जिनको आपने सीधे खेत से काटा और सीधे बेच दिया और सीधे पैसा ले लिया, उनको स्टोर करने की नीड नहीं है। जैसे गेहूं आपने उगाया तो गेहूं के दाने आपने थ्रेसिंग कराई, दानों को स्टोर किया, स्टोर करने के बाद रखे हैं, कब बिकेंगे। कैश क्रॉप का मतलब है सीधे खेत से उखाड़ के आप स्टोर करने की जरूरत ही नहीं, सीधे खेत से निकाला और सीधे बेच दिया। ऐसी क्रॉप जो होती है कैश क्रॉप के अंतर्गत आ जाती है, ठीक है ना। यानी कि आपको स्टोर ना करना पड़े, सीधे आप काटो और सीधे काटते सीधे बाजार में ले जाओ, बेच दो। सर ऐसी क्रॉप जैसे उदाहरण बता दीजिए, तो जैसे भैया गन्ना, जैसे शुगर केन, क्या है, शुगर केन एक कैश क्रॉप है, ठीक है। शुगर केन या गन्ना जो है वो नगदी फसल है, गन्ने को स्टोर करने की जरूरत नहीं, गन्ने को सीधे काटो और जाके सीधे चीनी मिल में बेच दो और सीधे नगद दे लो। तो नगद यानी कि पैसा ले लो, कैश, तो कैश सीधे मतलब बेच के कैश मिल जाएगा, इसीलिए उनको कैश क्रॉप कह दिया गया, ठीक है ना। तो मतलब क्या चाहते थे वो लोग कि किसान क्या करे, कैश क्रॉप को उगाए और सीधे लाभ मिले, मतलब कैश क्रॉप होगा सीधे पैसा मिलेगा, ठीक है, नगदी फसल। और उन्हें बताते थे कि क्या उगाना है, उनको बताते थे क्या उगाना है, ठीक है। और आपके जो अर्बन एरिया थे, जो शहरी क्षेत्र थे, दे टोल्ड देम व्हाट टू मैन्युफैक्चर। यानी कि ग्रामीण वाले जो एरिया थे, ग्रामीण जो रूरल एरिया थे, उनको बताते थे कि क्या उगाना है, क्या उगाना है। और जो शहरी वाले एरिया थे उनको बताते थे क्या बनाना है, क्या बनाना है। तो शायरी बन गई, क्या उगाना है, क्या बनाना है। गांव के लोगों को बताते थे क्या उगाना है और शहर के लोगों को बताते थे क्या बनाना है, क्योंकि शहर में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो वहां बताते क्या बनाना। पूरी चीज कंट्रोल में रखते थे, बिल्कुल धौस में, एकदम जलवे में रहते थे बिल्कुल अंग्रेज, ठीक है। तो ये हो गई बात। फिर ये हो गई बात। फिर क्या कह रहा है, द ब्रिटिश इंटरफेयर इन फॉरेस्ट पॉलिसीज डिस्प्लेस्ड ट्राइबल। यानी कि और क्या करते थे अंग्रेज, क्या करते थे, जो फॉरेस्ट की जो आपकी पॉलिसीज थी, जो नीतियां थी, उनमें भी हस्तक्षेप या इंटरफेयर करते थे। फॉरेस्ट की जो पॉलिसी या नीति थी उनमें भी इंटरफेयर करते थे। अब हुआ क्या, हुआ ये कि इंट्रोड्यूस ऑफ वेस्टर्न लैंग्वेज इंग्लिश, अच्छा इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न लैंग्वेज इंग्लिश, ठीक है, ये तो बात हो गई। अगला, इंट्रोडक्शन टू क्रिएट अ ग्रुप ऑफ क्लर्क टू हेल्प इन एडमिनिस्ट्रेशन एज देयर वेयर मैनी लोकल डायलेक्ट्स। और क्या कर रहा है, दिस बैकवर्ड एज द एजुकेटेड इंडियन began using principle of equality, liberalism, individual freedom and started revolt against the British which culminated the freedom struggle। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि ये हो गया शहरी क्षेत्र हो गया, ठीक है, क्या उगाना है। फिर उनकी जो फॉरेस्ट नीतियां थी उनमें भी हस्तक्षेप करते थे, ठीक है। इसके अपोजिट हुआ क्या, जो आपके जो एजुकेटेड इंडियंस थे, जो शिक्षित भारतीय थे, उनमें क्या हुआ, शिक्षित भारतीय में क्या, इक्वालिटी, समानता, लिबरलिज्म, क्या हुआ, लिबरलिज्म यानी कि उदारवाद, ठीक है, इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत, ठीक है, और फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता, ठीक, स्वतंत्रता। अब क्या किया, इन सबके प्रिंसिपल, इन सबके सिद्धांत को उपयोग करना शुरू कर दिया, ठीक है, उपयोग करना शुरू कर दिया और अंग्रेजों के खिलाफ क्या किया, विरोध शुरू कर दिया। भाई जो पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने सब चीजों का उपयोग करके क्या किया, अगेंस्ट द ब्रिटिश विच, अंग्रेजों के साथ क्या हुआ, विरोध करना शुरू कर दिया, ठीक है, खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया, ठीक है। अब हुआ क्या, जब विद्रोह शुरू कर दिया तो क्या हुआ, अब इसका परिणति क्या हुआ कि स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुई। मतलब इसकी शुरुआत क्या, स्वतंत्रता संग्राम, फ्रीडम स्ट्रगल है, स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुई, ठीक है, स्वतंत्रता
संग्राम के रूप में शुरू हो गया। ठीक है भाई, लोग एजुकेटेड शिक्षित थे तो उन्होंने इस चीज का, जो उनको चीजें गलत लगी तो उन्होंने चीजों का विरोध करना शुरू किया। विरोध किया तो बिल्कुल स्वतंत्रता संग्राम जो है वो छिड़ गया भाई। स्वतंत्रता संग्राम क्या हुआ, छिड़ गया भाई। अरे वाह, फिर तो सर स्वतंत्रता संग्राम छिड़ गया, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड जब आएगी तब बताएंगे हम। अच्छा नहीं आई, नेक्स्ट स्लाइड कहाँ गई? और नेक्स्ट कर दो भाई। हाँ, फिर एडवांटेज यानी कि स्वतंत्रता संग्राम हो गया, चलो बात हो गई। ठीक है, फायदे क्या हुए? मच बेटर एज इन ग्लोबल वर्ल्ड एज इंग्लिश इज यूनिवर्सल। क्या हुआ भाई, दुनिया में क्या हुआ? बहुत बेहतर बढ़त, क्योंकि अंग्रेजी जो थी वो हो गई यूनिवर्सल। अंग्रेजी क्या हो गई, इंग्लिश क्या हो गई, यूनिवर्सल हो गई। तो भाई बढ़त हुई, दुनिया में वृद्धि हुई, बढ़त हुई, एज। ठीक है, फिर दलित बीइंग एजुकेटेड आर एज ओवर द नॉन एजुकेटेड दलित। यानी कि क्या हुआ, जो दलित थे, जो आपके दलित लोग थे, शिक्षित होने के कारण दलित क्या हुए, गैर शिक्षित दलित बढ़त रखते थे। यानी जो आपके अनएजुकेटेड जो दलित थे उनसे क्या करते थे, बढ़त रखते थे, एज रखते थे। जो आपके एजुकेटेड दलित थे, जो शिक्षित दलित हो गए थे। ठीक है, अब भाई डिसएडवांटेज, अब हर चीज की कोई कमी होती है तो उसके क्या होते हैं, फायदे भी। तो फायदे एडवांटेज थे, अब डिसएडवांटेज नुकसान क्या हुआ? दोज हु न्यू इंग्लिश लुक डाउन अपॉन दोज हु डिड नॉट। लो भाई, हुआ क्या कि जिन्हों को अंग्रेजी आती थी और जिनको नहीं आती थी वो नीची नजरों से देखते थे, ऐसे, क्या अंग्रेजी नहीं आती तुझे, ऐसे करके बताओ। तो क्या हुआ, नुकसान क्या हुए कि लोग अंग्रेजी जानते थे, वो उन लोगों को नीची नजर से देखते थे जो अंग्रेजी नहीं जानते थे। ये तो आज भी होता है, आज होता है। कोई आप हाई सोसाइटी में चले जाओ और इंग्लिश में सब बात कर रहे हो, आपको इंग्लिश ना आती हो, आप हिंदी बोल दो जरा, अरे भैया, अब वहाँ सब लगे हों ऐसे इंग्लिश बात करो, ओ एक्सक्यूज मी, आप वहाँ कह दो जाके अरे भैया, तो ऐसे देखेंगे, हाँ वेरी अनएजुकेटेड पीपल, इंग्लिश नहीं आता इसको, है ना, मजाक बनाते हैं, है ना। तो अभी भी ये चीज़ तो अभी भी देखने को मिलती है। अब जाके मैं एक्चुअली जहाँ पे चल रहा हो, एक्चुअली एक्सक्यूज मी, वहाँ पे आप क्या कह दो जाके, अरे भैया कह दो जाके, ऐसे देखेंगे, ओह माय गॉड, इसको इंग्लिश नहीं आता यार, ओह ब्लडी हिंदी तो ऐसे हो जाता है। तो ये भी हो गया। ठीक है, तो जिनको इंग्लिश आती थी भाई वो उनको ऐसे देखते थे, जिनको इंग्लिश नहीं आती थी इंग्लिश नहीं आती इसको, क्या गुंडा बने, तो ऐसे होता था। फिर मूवमेंट ऑफ पीपल, फिर हम क्या बात करेंगे, मूवमेंट ऑफ पीपल, लोगों का आंदोलन कैसा कैसा क्या क्या हुआ सर, हमें भी बताओ। तो पीपल वर नॉट ओनली सेंट टू वर्क इन टी और कॉफी प्लांटेशन बट वर ऑल्सो सेंट टू अफ्रीका एंड इंग्लैंड। यानी कि क्या हुआ कि लोगों को ना केवल चाय या कॉफी बागानों में काम करने के लिए भेजा गया, बल्कि उन्हें अफ्रीका और इंग्लैंड भी भेजा गया। यानी कि सिर्फ चाय और कॉफी के जो बाग थे उनमें काम करने के लिए नहीं भेजा गया, अफ्रीका भी भेजा गया, इंग्लैंड भी भेजा गया। ठीक है, फिर क्या हुआ, दीज इंक्लूडेड डॉक्टर्स, लॉयर्स टू वर्क इन इंडस्ट्रीज, हायर स्टडीज हैड टू वर्क मोर इनसाइड एंड आउटसाइड इंडिया। यानी कि क्या हुआ, भागों भेजा गया। ठीक है, अफ्रीका भेजा गया, इंग्लैंड भेजा गया। इनमें डॉक्टर, वकील भी शामिल थे, यानी कि डॉक्टर भी शामिल थे और वकील भी शामिल थे, लॉयर्स भी शामिल थे, जो क्या करते थे, इंडस्ट्रीज में, उद्योगों में काम करते थे, इंडस्ट्रीज में काम करते थे। ठीक है, और हायर, उच्च शिक्षा क्या करते थे, उच्च अध्ययन करते थे, हायर एजुकेशन लेते थे। ठीक है, उन्हें क्या, भारत के अंदर क्या हुआ, उन्हें भारत के अंदर और बाहर दोनों में क्या हुआ, अपना ज़्यादा काम मिलने का, भारत के अंदर और बाहर क्या अधिक काम करना पड़ता था। ठीक है, भारत के यानी इंडिया के अंदर और बाहर दोनों जगह क्या अधिक काम करना पड़ता था। ठीक है, अब क्या हुआ, व्हेन दे केम बैक दे वर नॉट एक्सेप्टेड। यानी कि जब वो वापस आए तो एक्सेप्टेड बाय द इंडियन, जब वो वापस आए तो भारतीय उन्होंने क्या किया, एक्सेप्ट नहीं किया। भाई तुम चले गए हो, तुम तो विदेशी हो गए, तुम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो जब वे वापस आए तो भारतीय उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, कि एक्सेप्ट क्या किया, एक्सेप्ट नहीं किया जो वापस है इंडियंस। सो दे सेटल्ड इन दीज प्लेस अवॉइड ट्रॉमा। तो उन्हें जब क्या किया, भाई पढ़े लिखे लोग थे, एजुकेटेड लोग थे, तो जब बाहर से आए वो, तो उनको जब क्या किया, उनको जब एक्सेप्ट नहीं किया तो उन्होंने क्या है कि स्यापे से बतो, वहीं शिफ्ट हो जाओ जहाँ रहते हो। तो उन्होंने क्या हुआ, उन्होंने ट्रामा से बचने के लिए जो जहाँ रहते थे वहीं पर क्या हुए, वहीं पर वो लोग शिफ्ट हो गए। ठीक है ना, जहाँ रहते थे वहीं पर शिफ्ट हो गए। इतनी बात क्लियर हो गई। तो जहां रहते थे उन्होंने ट्रामा से बचने के लिए वहीं पर क्या हुए, शिफ्ट हो गए। आगे सर कुछ हुआ तो बढ़ाइए कंप्यूटर जी, आगे कह रहा है स्ट्रक्चरल चेंज। स्ट्रक्चरल चेंज मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चरल चेंज क्या है, इन ऑल एरियाज देयर हैज बीन अ चेंज इन आवर फूड, क्लॉथिंग, लैंग्वेज, आर्किटेक्चर। यानी कि सभी एरिया में क्या हुआ, औपनिवेशिक शासन के पहले क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, शासन के दौरान औद्योगिकरण जो हुआ उस पर परिवर्तन हुआ। यानी कि इन ऑल एरिया देयर हैज बीन चेंज इन आर, हमारे खाने में, हमारे कपड़ों में, हमारी भाषा में, हमारे आर्किटेक्चर में, हर जगह चेंज। ठीक है, कैन बी स्टडीज थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। यानी कि किसके द्वारा परिवर्तन जो है आपसे
इंडस्ट्रियलाइजेशन और औद्योगिकलाइजेशन की तरह औद्योगिकलाइजेशन कह रहा हूँ मैं, टर्म देखो कहाँ से लाया मैं, औद्योगिकलाइजेशन क्या है, औद्योगिकलाइजेशन, कितना बढ़िया टर्म निकला मेरे मुंह से, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, सलाम करो मुझे। औद्योगिकलाइजेशन, क्या बात है, औद्योगिकीकरण या इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। फिर अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजीकरण नहीं बोल दिया मैंने, देखो अर्बनाइजेशन, ठीक है। तो इसके द्वारा कैन बी स्टडीज थ्रू, इसके द्वारा स्टडीज जो है किया जा सकता है, ठीक। कंप्यूटर जी शक्ल क्या देख रहे हो, आगे चलो। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल, कॉलोनियल रूल के दौरान अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हो रही है, ठीक है। अब क्या हुआ, टू फेमस सिटीज ड्यूरिंग प्री कॉलोनियल रूल वर सूरत, यानी कि प्री कॉलोनियल रूल के दौरान दो फेमस सिटी कौन सी थी, गुजरात में एक सूरत थी, एक थी आपकी मैसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में, ठीक है। मैसूलीपट्टनम कहाँ थी, आंध्र प्रदेश में। औपनिवेशिक शासन से पहले क्या थी, दो प्रसिद्ध शहर, गुजरात में सूरत और मैसूलीपट्टनम जो थी आंध्र प्रदेश में थी। फिर क्या हुआ, स्लोली दे बिकम सेंटर्स ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, धीरे धीरे क्या हुआ, वो आयात और निर्यात के केंद्र बन गए, आयात व निर्यात के क्या बन गए, केंद्र बन गए, निर्यात के केंद्र बन गए भाई, आयात और निर्यात के केंद्र बन गए धीरे धीरे, ठीक है। धीरे 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 और धीरे धीरे क्या बन गए, केंद्र बन गए आयात और निर्यात के, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई सर हमारे। दे वर सेंट्रली लोकेटेड, इजी टू अप्रोच, डॉकिंग इन द शिप एंड कैरिंग आउट एक्टिविटीज, यानी कि आयात निर्यात के केंद्र बन गए, ठीक हुआ। फिर क्या हुआ, केंद्र में स्थित थे, अब उन तक पहुंचना आसान था, ठीक, क्योंकि वो सेंट्रल में स्थित थे, केंद्र बन गए, और दूसरे सेंटर में स्थित थे तो क्या हुआ था, पहुंचना आसान था। भाई कोई चीज बीच में होती है, देखिए कोई चीज होती है क्या, कोई चीज सेंटर में होती है तो क्या होगा, उसका पहुंचना आसान होगा, ठीक है। अब मान लीजिए कोई चीज यहां है तो यहां से तो पहुंचना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन यहां से आसान होगा। अब सेंटर में है तो हर तरफ से पहुंचना क्या होगा, आसान होगा, ठीक है। तो सेंटर में थे तो क्या था, पहुंचना भाई आसान था, पहुंचना क्या था, आसान था, ठीक है, पहुंचना आसान था। मतलब जहाज वगैरह शिप वगैरह थे उनको डाक करना और जो आपकी मूवमेंट थी उनको आसान कर दिया गया, ठीक है। मतलब आसान, मतलब आयात के केंद्र बन गए थे तो आसान हो गई थी चीजें, ठीक है। द सूरत एंड मछलीपट्टनम लॉस्ट देयर इंपॉर्टेंस एंड इंडस्ट्रीज वर नॉट सेटअप इन दीज प्लेस एंड वर सेटअप इन कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे। यानी कि क्या हुआ, इस प्रकार क्या हुआ, जब सूरत और मछलीपट्टनम थे उन्होंने अपना इंपॉर्टेंस क्या हुआ, खो दिया। जब आयात निर्यात के केंद्र बने तो उन्होंने अपना इंपॉर्टेंस खो दिया, और इन जगहों पर क्या होने लगा, उद्योग स्थापित नहीं किए गए, क्योंकि उन्होंने अपना इंपॉर्टेंस खो दिया। फिर यहाँ पे क्या हुआ, उद्योग स्थापित नहीं किए, क्योंकि ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का केंद्र बन गया, इनका इंपॉर्टेंस धीरे चला गया। फिर आपकी इंडस्ट्री जो थी यहाँ पर नहीं स्थापित की गई, और जो आपके कलकत्ता थे, मद्रास जो थे, बॉम्बे थे, वहां स्थापित किए गए, ठीक है, बॉम्बे में स्थापित किए गए, ठीक है। अब इसे ही क्या हो, दिस वाज नोन एज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसे ही क्या है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। क्या जाता है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको बताया कि उद्योगों की कमी, आधुनिकता की कमी, मशीनों की कमी, तो क्या हो जाएगा, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम से जाना जाता है इसे, ठीक है ना। अगला, फीचर्स ऑफ कॉलोनियल रूल, कॉलोनियल के फीचर क्या थे, ठीक है। तो कैपिटलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ द इकोनॉमी विच इज प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी फॉर द सोल एम ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो क्या कह रहा है भाई, आपसे फीचर ऑफ कॉलेज पूछ रहा है, तो फीचर ऑफ कॉलेज में क्या हुआ कि औपनिवेशिक शासन की विशेषता क्या है, पूंजीवाद क्या है, अर्थव्यवस्था की एक प्रणाली है। कैपिटलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ इकोनॉमी विच इज प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी फॉर द सोल एम ऑफ प्रॉफिट, यानी कि ऐसा क्या है, ये एक प्रणाली है, इसमें क्या होता है, जो लाभ, मतलब लाभ के उद्देश्य या प्रॉफिट के उद्देश्य से क्या जाता है, मतलब प्रॉफिट के उद्देश्य, जो आपका कोई प्रॉपर्टी होती है उसको क्या किया जाता है, उसका निजी, यानी कि प्राइवेटाइजेशन या निजी स्वामित्व उसका किया जाता है प्रॉफिट की पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, प्रॉफिट की नज़र से। कैपिटलाइजेशन या कैपिटलाइजेशन आपको मैंने बताया था, जब डेफिनेशंस आपको शुरुआत में जब बताई थी इस वीडियो के, तो वहां पे मैंने आपको ये चीज़ क्लियर की थी, ठीक है ना, वहां पर मैंने चीज़ आपकी क्लियर की थी। फिर आपसे पूछा तो कैपिटलाइजेशन में मैंने आपको कई पॉइंट्स बताए थे, ठीक है। कैपिटलाइजेशन में आपको चीज़, कैपिटलाइजेशन में क्या होता है, ठीक है, कैपिटलाइजेशन में क्या होता है कि बाजार में क्या करता है, ऐसी चीज़ लाई जाती है जो आकर्षण का केंद्र बने, या पैसे से पैसा बनता है। उदाहरण दिया था मैंने आपको शेयर मार्केट, ठीक है, और क्या दिया था, एडम स्मिथ, इसके फादर, ये भी बताया था, ठीक है, फादर ऑफ कैपिटलिज्म या कैपिटलाइजेशन क्या बताया था हमने, एडम स्मिथ बताया था, ठीक है। फादर कौन बताए थे, एडम स्मिथ बताए थे, और इनकी बुक बताई थी वेल्थ ऑफ नेशन, कभी कभी आपसे पूछ लेता है, ठीक है। बुक कौन सी बताई थी, वेल्थ ऑफ नेशन,
वेल्थ ऑफ नेशन आपसे पूछ ली जाती है। ठीक है, ये बुक आपको मैंने बताई थी। ठीक है, फीचर क्या कह रहा है कैपिटलिज्म के, फीचर क्या कह रहा है, डायनेमिक एवर चेंजिंग। फीचर क्या कह रहा है, डायनेमिक एवर चेंजिंग यानी कि गतिशील, हमेशा बदलता, यानी कि डायनेमिक एवर, गतिशील है वो हमेशा बदलता रहता है। ठीक है, डायनेमिक एवर चेंजिंग, गतिशील जो है जो चलेगा वो हमेशा बदलेगा। ठीक है, गतिशील जो होगा वो हमेशा बदलेगा, इसका छोटा सा मतलब है। ठीक है ना, आगे, और कैपिटलिज्म जो है वो प्राइवेटाइजेशन को हमेशा बढ़ावा देता है, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देता है। ठीक है ना, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देता है। ग्लोबल इन नेचर, प्रेजेंट वेयर इज देयर आर इंडस्ट्रीज। ग्लोबल इन नेचर, प्रेजेंट वेयर इज देयर आर इंडस्ट्रीज, ये कह रहा है। ठीक है भाई, आगे चलो। ठीक है, ग्लोबल इन नेचर प्रेजेंट, यानी कि नेचर में क्या है, ग्लोबल है, वैश्विक जो है मौजूद है। ठीक है, वेयर इज देयर आर इंडस्ट्री, जबकि उद्योग हैं। ठीक है, ये मतलब है। आगे भाई चलिए भाई, कंप्यूटर जी आगे चलिए। प्राइवेट ऑनरशिप, कैपिटलिज्म की बात चल रही है, तो प्राइवेट ऑनरशिप या कैपिटलिज्म की बात चल रही है। प्राइवेट कैपिटलिज्म आप जो है प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देता है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसमें क्या होता है, ग्रेट कैपेसिटी फॉर प्रॉफिट एंड ग्रोथ, लाभ और ग्रोथ की क्या होती है, लाभ और विकास की कह सकते हैं, इसमें बहुत कैपेसिटी या महान क्षमता होती है। प्राइवेटाइजेशन में क्या होती है, प्रॉफिट की एक तो क्षमता होती है, ग्रोथ की भी क्षमता होती है प्राइवेटाइजेशन में। ठीक है, मैक्सिमम यूज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और क्या होगा भाई, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का सबसे ज्यादा मैक्सिमम यूज, मैक्सिमम यूज किसका होगा, साइंस का और टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम यूज होगा, विज्ञान और तकनीकी का, विज्ञान एवं तकनीक का मैक्सिमम यूज होगा। ठीक है, मेन एम वॉज प्रॉफिट फॉर द कैपिटलिस्ट, यानी कि मुख्य उद्देश्य की बात करें तो पूंजीपति जो हैं, जो कैपिटलिस्ट हैं, उनके लिए लाभ था। मेन उद्देश्य क्या था, जो कैपिटलिस्ट जो हैं, पूंजीपति जिनको बोलेंगे, पूंजीपति, पूंजीपति के लिए क्या था, लाभ था, मेन एम। कॉन्सेप्ट ऑफ कंपटीशन इमर्ज, और क्या हुआ, जो कंपटीशन की अवधारणा थी, वो कॉन्सेप्ट जो था कंपटीशन का, वो उभर के आया। ठीक है, नेक्स्ट, नेशन स्टेट। फिर क्या बात आती है, नेशन स्टेट। अब नेशन स्टेट में समझिए थोड़ा सा, टेरिटरी, पॉपुलेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, सोवरेटी। एजुकेटेड इंडियंस वांटेड सोवरेटी, गवर्नमेंट देयर ऑन कंट्री टेकिंग ऑन डिसीजन। यानी कि आपका जो टेरिटरी थी, क्षेत्र था, जनसंख्या थी, प्रशासन था, संप्रभुता थी। ठीक है, जो आपके एजुकेटेड, शिक्षित जो भारतीय थे, अपने देश पर शासन करना चाहते थे। ठीक है, वो अपना स्वयं का निर्णय लेना चाहते थे, अपने आप निर्णय लेना चाहते थे, अपने आप में अपना निर्णय, मतलब एक तरीके से कहते हैं सॉवरेंटी चाहते थे कि हर निर्णय, हर डिसीजन वो खुद दे सके, डिसीजन मेकिंग पावर चाहते थे। ठीक है, तो आपके पॉपुलेशन जो थी, प्रशासन था, उसका संप्रभुत्व था, जो आपके इंडियन, एजुकेटेड इंडियन थे, वो क्या चाहते थे, वो अपना निर्णय लेने की क्षमता चाहते थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन रिक्वायर सेटिंग ऑफ फैक्ट्रीज एंड एम्प्लॉइंग लेबर, यानी कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था उसके लिए क्या, कारखानों की स्थापना और जो आपके श्रम की या रोजगार की आवश्यकता होती थी। भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए कारखानों की, मतलब कारखानों की बनना और एम्प्लॉयमेंट, लेबर की जरूरत होती थी। ठीक है, तो मैनचेस्टर, इंडस्ट्रियल सिटी इन इंग्लैंड, कॉटन फ्रॉम इंडिया वॉज सेंट टू मैनचेस्टर, प्रोसेस इनटू सिल्क, मेड क्लॉथ एंड सोल इन इंडिया फॉर चीपर प्राइस। यानी कि क्या हुआ भाई, मैनचेस्टर क्या हुआ, इंग्लैंड जो था वो औद्योगिक शहर, मैनचेस्टर कहा जाता था इंग्लैंड को। ठीक है, तो भारत से कपास मैनचेस्टर भेजा जाता था, यानी भारत से कपास, पहले कॉटन भेजा गया भारत से मैनचेस्टर। ठीक है, रेशम से बने कपड़े में क्या किया गया, उसको बनाया गया, भारत में क्या हुआ, सस्ती कीमत पर बेचा गया। ठीक है, फिर क्या हुआ, भारत से गया और वहां से बना और भारत में सस्ती कीमत पर बिका। ठीक है, अलॉन्ग विद सूरत एंड मुसीपट्टनम, ढाका एंड तांजावुर वर रूल्ड बाय किंग एंड दे टू लॉस्ट देयर कोर्ट्स। यानी कि क्या हुआ, सूरत और मछलीपट्टनम के साथ क्या हुआ, ढाका और तांजवार पर राजाओं का शासन था और उन्होंने भी अपने दरबार को खो दिया। आर्टिसंस, पेंटर्स, डांसर्स, सिंगर लॉस्ट देयर इंपॉर्टेंस। यानी कि जो आर्टिस्ट थे, जो कलाकार थे, जो डांसर थे, जो गायक थे, उन्होंने क्या किया, अपनी इंपॉर्टेंस खो दी। हैड टू लुक फॉर अल्टरनेटिव, यानी कि उन्होंने भी क्या किया, अपनी इंपॉर्टेंस को खो दिया और क्या किया, जैसे हम बात करें कि उन्होंने महसूस किया कि शहर क्षेत्र के और कारखानों में जीवन क्या है, कठिन है।
ठीक है ना, कठिन है। वेयर देयर वर इंडस्ट्रीज पॉपुलेशन इंक्रीज एंड पीपल फ्रॉम रूरल एरिया माइग्रेटेड टू अर्बन एरिया, यानी कि वेयर द इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हुआ तो पॉपुलेशन बढ़ी, ठीक है, तो जो आपके रूरल एरिया के प्रॉब्लम थे वो कहाँ हुए, अर्बन एरिया में चले गए। अभी काम की भी तलाश थी उन्हें, हर चीज़ की थी, तो काम करने क्या चले गए, रूरल एरिया से अर्बन एरिया में उन्होंने प्रस्थान माइग्रेशन करना चालू कर दिया। दे रियलाइज दैट लाइफ इन अर्बन एरिया एंड फैक्ट्रीज वॉज टफ, उन्होंने ऐसा महसूस किया कि यार अर्बन एरिया की जो लाइफ है, जो काम करना उद्योग वो मुश्किल है, सोशल एंड इकोनॉमिक, उसके आर्थिक और सामाजिक रीजन है। ऑल कास्ट वर द सेम, सभी का फेल्ट देयर कल्चर वॉज गेटिंग इनकोडेड, यानी कि क्या हुआ, उन्होंने क्या किया कि सभी जो कास्ट थी कठिन और सभी जातियां एक जैसी थी, उन्हें लगा कि उनकी संस्कृति जो है वो इनकोड हो रही है, ठीक है। मद्रास कॉफी इंडिगो स्पाइस, यानी कि मद्रास में क्या हुआ, कॉफी इंडिगो मसाले, अच्छा। बॉम्बे में क्या हुआ, कॉटन, फर्स्ट एस्टेब्लिश बाज प्राइस कैपिटल काउंटर फॉर ट्रेडिंग, कलकत्ता, यानी कि बॉम्बे में क्या हुआ, कपास पहली बार व्यापार के लिए या मूल्य पूंजी काउंटर के रूप में स्थापित हुआ, ठीक है। कलकत्ता जूट में हुआ। नेक्स्ट भाई, कलकत्ता An English merchant named Job Chemok came to West Bengal, selected 3 villages, यानी कि क्या हुआ, बात करें जब क्या हुआ, जॉब चमक एक आदमी था, अंग्रेज था, तो व्यापारी पश्चिम बंगाल आया, उसने 3 गांव कौन कौन से थे, कोलकाता, गोविंदापुर और सुल्तानुती, ठीक है। तो उसने क्या किया, कोलकाता, गोविंदपुर और सुल्तानुती का एक सिलेक्शन किया, ठीक है। और क्या हुआ, कंबाइंड 3 विलेज एंड स्टंड अ ट्रेडिंग पोस्ट एंड द ब्रिटिश वांटेड टू बिल्ड अ फोर्ट इन 1698 नोन एज टोर्ट विलियम एज मिलिट्री सेटअप, यानी कि क्या हुआ, 3 गांव को मिलाकर एक व्यापारिक उसने क्या बना दी, चौकी बनाई। और अंग्रेज जो थे 1698 में एक किला बनाना चाहते थे, जिसे वो सैन्य स्टेटअप के रूप में आपके टॉर्ट विलियम के नाम से जाना जाता था, ठीक है। फिर अराउंड द मैदान सिटीज वर फॉर्म्ड, या इन द मिडिल देयर वाज अ मैदान फॉर अवे एंड पर्सनल, यानी कि क्या हुआ, बीच में दूर एक मैदान था और कर्मचारी थे। अराउंड द मैदान सिटीज वर फॉर्म्ड, पीपल स्टार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड, दस द सिटी ऑफ कलकत्ता डेवलप्ड विद द इंक्लूड द फोर्ट विलियम एंड देयर विलेज, यानी क्या हुआ, मैदान के आसपास शहर बने, लोगों ने बुनियादी ढांचों का निर्माण जो है वो शुरू कर दिया, ठीक है, बुनियादी ढांचे का निर्माण जो है वो शुरू कर दिया। और आगे मैं बताऊं अगर आपको, नेक्स्ट भाई, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या हुआ, टी प्लांटेशन है कि टी ग्रो इन हिली एरिया एंड रिक्वायर रेन, हेंस असम वाज आइडियल फॉर टी प्लांटेशन, यानी कि क्या हुआ, चाय बागान शुरू हुई, तो चाय पहाड़ी क्षेत्रों में उगती है, ठीक है, तो इससे बारिश की आवश्यकता होती है, ठीक है, इसलिए असम चाय बागानों के लिए आदर्श बन गया, असम की चाय, असम जो है एक आइडियल बन गया चाय की प्लांटेशन के लिए, चाय के बाग के लिए, ठीक है। तो असम का नुकसान, डिसएडवांटेज क्या हुआ असम की, लो पॉपुलेशन, देयरफॉर पीपल हैड टू बी मूव्ड फ्रॉम बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश, यानी कि असम का नुकसान क्या होगी, कम जनसंख्या, इसलिए लोग को बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश में क्या करना, स्थानांतरित करना पड़ा, यानी ट्रांसफर करना पड़ा। नेक्स्ट, लाइफ ऑफ लेबर, यानी मजदूरों का जीवन, कठोर मौसम की स्थिति में बीमारियां होती थी, हार्श वेदर कंडीशन कॉज्ड डिजीज, मूव अवे फ्रॉम, हेंस कल्चर शॉक्ड, यानी कि क्या हुआ, दूर चले गए इसलिए सांस्कृतिक झटका लगा हुआ, ठीक है। लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन वर पुअर, और उनकी क्या रहने और काम करने की स्थिति जो थी वो पुअर थी, यानी कि खराब थी यार, ठीक है, लेबर्स की स्थिति जो थी वो खराब थी। नेक्स्ट, लो वेजेस, कम मजदूरी, भाई लो वेजेस थे, तो पेनल लॉ मेड बाय ब्रिटिश टू पनिश द offended of worker if they did not report on time, try to run away or went against them, यानी कि क्या हुआ, आपका अंग्रेजों द्वारा बनाए गए जो आपके रूल थे, जो कानून थे, अपराध या श्रमिकों को क्या करते थे, दंडित करने के लिए, यदि वे समय पर रिपोर्ट नहीं करते थे तो भागने की कोशिश करते थे, तो उनके खिलाफ जाते थे वो, ठीक है। फिर क्या होता था, बट देयर लॉज वर फॉर फेवर ऑफ द प्लांटेशन ओनर, इंडस्ट्री वाज प्राइवेटली एंड पब्लिक, यानी कि लेकिन उनके कानून जो थे वो आपके जो बागान का मालिक होता था उसके पक्ष में या उसके फेवर में होते थे, ठीक है ना। और उद्योग जो इंडस्ट्री थी वो निजी और सार्वजनिक रूप से क्या थी, स्वामित्व थी, ठीक है। फिर क्या हुआ, आइदर प्लांटेशन ओनर और प्लांटर्स एंड मैनेज द वाज डन बाय एम्प्लॉइंग मैनेजर्स, हेटेड एंड लग्जरियस लाइफ एंड लार्ज बंगलोज विद गार्डन विच वर मेंटेन बाय द लेबर्स, यानी कि क्या कह सकते हैं कि शानदार जीवन और बगीचे वाले
बड़े बंगले थे जिनकी देखभाल मजदूर करते थे। क्या करते थे? मजदूर करते थे। स्वतंत्र भारत में आपका जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, अर्बनाइजेशन है, वो हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन इन इंडिपेंडेंस इंडिया, स्वतंत्र भारत में। नेहरू एंड मिनिस्टर्स फेल्ट अ ड्रेन ऑफ वेल्थ as Britisher left us in a difficult position, had to recognize the economy and led to development industries. Nehru called them the temple of modern India as they provide employment, control, flood and hydroelectricity। यानी कि क्या हुआ, आपकी बात करें अगर हम, स्वतंत्र भारत में आपका अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और नेहरू और जो मंत्री थे उन्होंने धन की निकासी महसूस की, धन की कमी, क्योंकि अंग्रेजों ने हमें क्या किया था, मुश्किल स्थिति में छोड़ दिया था। हमें अंग्रेजों ने रेयर कंडीशन में, मुश्किल स्थिति में छोड़ दिया था। और इकोनॉमी जो थी, उस इकोनॉमी को क्या करना था, मान्यता देनी पड़ी और उद्योगों को विकास करना पड़ा। जो उद्योग थे, जो इंडस्ट्री थे, उनका विकास करना पड़ा और आपकी मान्यता देनी पड़ी इकोनॉमी को। ठीक है, तो नेहरू जी ने क्या, नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा। नेहरू ने क्या कहा, जो डैम्स थे उनको मॉडर्न इंडिया का टेंपल कहा या आधुनिक भारत का मंदिर कहा, क्योंकि क्या करते थे वो, एम्प्लॉयमेंट या रोजगार प्रदान करते थे ना, एम्प्लॉयमेंट प्रदान करते थे, बाढ़ और जल विद्युत को नियंत्रण करते थे। ठीक है, फिर क्या हुआ, अर्बन रूरल एरिया इंपैक्ट, शहरी ग्रामीण प्रभाव जो था। पीपल मूव फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया इन सर्च ऑफ जॉब, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सेंस ऑफ एनोमिटी। यानी कि लोग क्या करने लगे, लोग अपने ग्रामीण क्षेत्र से शहर की तरफ भागने लगे, बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, अपना लिविंग स्टैंडर्ड ऊंचा करने के लिए लोग गांव से शहर की तरफ प्रस्थान करने लगे। आज भी करते हैं, गांव से लोग शहर भागते हैं नौकरी करने, ताकि अच्छा अपना लिविंग स्टैंडर्ड बना सकें, अच्छी अपनी ग्रोथ, अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने के लिए वो गाँव से शहर की तरफ प्रवास करते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका क्या हुआ, रूरल अर्बन एरिया इंपैक्ट हुआ। शहर यानी लोग क्या करने, नौकरी और बेहतर जीवन जीने के लिए अपने गाँव से शहर की तरफ अपने की तलाश में क्या करते, इस काम की तलाश में जो है भागने लगे। ठीक है, नेक्स्ट माइग्रेशन, आपको क्या बताया, प्रवाह जिसको कहते हैं। तो सोशल रीजन, सेंस ऑफ एनोमिटी, एबिलिटी टू चूज वंस ऑन जॉब, इकोनॉमिक रीजन, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यानी कि आपका जो प्रवासन का सामाजिक कारण क्या था कि गुमनामी की भावना। भाई गांव में रहते हैं अगर हम लोग, तो गांव में लोग कहते हैं किसी काम का नहीं है या फिर नाकारा ऐसे टहलता रहता है, तो गुमनामी की भावना, इमोशनली बुरा लगता है लगता लोगों को। ठीक है, तो गुमनामी की भावना आती। ठीक है, तो अपनी नौकरी चुनने की क्षमता हो गई। शहर में गए, उनको जॉब मिला, उनका स्टैंडर्ड आया, उनका गांव में बात आई कि यार वो लड़का जो है नौकरी करता है, शहर में पैसा कमाता है, तो उनकी भी वजन आया। गांव में खाली पड़े तो एक गुमनामी की भावना आती थी अंदर कि यार कोई क्या टोक रहा है, क्या पड़े रहते हो, कोई काम नहीं करते, ये खेती तो किसी लायक नहीं है, किसी काम के लायक नहीं है, तो वो गुमनामी की भावना भी चली जाती है। भाई काम मिलता है, एक नौकरी मिलती है, स्टैंडर्ड मिलता है, पद मिलता है। ठीक है, तो ये आपका सोशल रीजन हो गया। ठीक है, सामाजिक कारण जिसके हैं। और इकोनॉमिक रीजन क्या यार, कि पैसा मिलता है अधिक। भाई आर्थिक कारण क्या, बेहतर नौकरी मिलेगी, अवसर मिलेगा जीवन जीने, पैसा ज्यादा मिलेगा, पैसा आएगा तो लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर होगा। भाई पैसा आएगा तो लिविंग स्टैंडर्ड भी बेहतर होगा। तो ये आपका इकोनॉमिक रीजन हो गया। क्लासेस बिटवीन माइग्रेंट्स एंड रेजिडेंट, वेयर माइग्रेंट्स मूव टू अर्बन एरिया, द रेजिडेंट रेसिस्ट देयर बिकॉज दे फील दैट दे हैव टू शो हाउसिंग फैसिलिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटी। यानी कि क्या हुआ, आपके प्रवासी और निवासी के बीच का वर्ग था, तो आपके महानगर जो थे, शहर प्लस उपनगर, उपनगर क्योंकि शहर का हिस्सा है, जैसे चेन्नई, बेंगलोर, उपनगरीय इलाके तक जो है पहुंचना पड़ता था क्योंकि वो दूर थे। ठीक है, और महानगर के शहर के उपनगर क्योंकि शहर का हिस्सा है। ठीक है, शहर के हिस्सा है और क्या है, और दूसरे राज्यों से भी संबंधित, जैसे कि आपका एनसीआर, दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद। ठीक है, तो आप क्या समझ रहे हैं, महानगर मतलब क्या होता है कि शहर प्लस उपनगर, यानी कि उपनगर क्योंकि शहर का हिस्सा है, जैसे चेन्नई, बेंगलोर। ठीक है, आपके उपनगरीय इलाकों तक पहुंचना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वे दूर हैं। ठीक है, फिर बात करें महानगर, तो शहर के उपनगर क्योंकि शहर का हिस्सा है और दूसरे राज्यों से संबंध, जैसे कि आपके एनसीआर, दिल्ली में गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, बॉम्बे, कलकत्ता, हमारा या महानगर, और ये आपका मोर देन महानगर। ठीक है, तो ये आपका मेट्रोपोलिस जो हम कह रहे हैं, तो मेट्रोपोलिस का मतलब सिटी प्लस सबर्ब्स। ठीक है, सिटी प्लस सबर्ब्स, तो मेट्रोपोलिस मतलब महानगर यानी शहर प्लस उपनगर। ठीक है, सिटी प्लस सबर्ब्स यानी कि सबर्ब्स बिकम पार्ट ऑफ सिटी, एक सिटी का भाग होते हैं, जैसे चेन्नई, बेंगलोर। ठीक है, सबर्ब्स एरिया ऑफ लैंड रीच बिकॉज दे वर फार अवे। ठीक है, फिर आता है आपका मेगापोलिस। क्या आता है मेगापोलिस, या मेगापोलिस में क्या है आपका सबर्ब्स ऑफ सिटी बिकॉज पार्ट ऑफ द सिटी एंड ऑल्सो बिलोंग टू अदर स्टेट, एग्जाम्पल एनसीआर, दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, बॉम्बे, कलकत्ता। ठीक है, ये आपका होगा। ठीक है, तो महानगर, क्लियर है, ये आपकी बात होगी।
ठीक है। आगे ये सब चीज़ें मैं आपको पढ़ा ही चुका हूँ, जो आपका कि कैपिटलिज्म क्या होता है, कॉलोनियल क्या होता है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था, ठीक है ना। और क्या होता है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, माइग्रेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, अगर आप तैयारी कर रहे हैं भाई क्लास 12th की या CUET की और किसी भी बैच में इनरोल करना चाहते हैं, ठीक है, मान लीजिए अड्डा 24/7 पे कई सारे बैचेस चल रहे हैं, कई सारे बैचेस में जैसे अड्डा 24/7 की ऑफिशियल वेबसाइट पर जब जाएंगे तो कई सारे यहाँ पर बैचेस आपको मिल जाएंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं क्लास 12th के, जैसे यूजिन पीजी इंटर्स में अगर मैं जाऊँ और मैं बात करूँ अगर यहाँ पर जैसे CUET की बात करूँ, अगर CUET UG की आप तैयारी कर रहे हैं और CUET UG के किसी भी बैच में इनरोल करना चाहते हैं, जैसे कि मैं आर्ट्स की बात करूँ तो आर्ट्स के अगर किसी भी बैच में आप इनरोल करना चाहते हैं तो आप PR लाइव कोड लगा लेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट उस बैच में मिल जाएगा, चाहे वो कोई भी बैच हो। कोड क्या लगाएंगे, PR लाइव, मेरी PPT पर कोड लगा हुआ है। और अगर बात करूँ आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, मान लीजिए मैं अगर जाऊँ, जैसे यहाँ स्कूल लिखा है, स्कूल में जाऊँ अगर क्लास 12th और बोर्ड का, मैं जैसे कोई आप बोर्ड का बैच का परचेज करना चाहते हैं अगर आप, ठीक है, साइंस का हो गया, आर्ट्स का हो गया, डोमेन का अपना, या CUET प्लस बोर्ड्स आप परचेज करना चाहते हैं, ठीक है, क्लास 12th साइंस है, CUET प्लस बोर्ड है, इसमें आप इनरोल करना चाहते हैं तो किसी बैच में, सपोज आप जैसे आर्ट्स का विजेता बैच है, मान लीजिए आर्ट्स का, उसमें आप इनरोल कर रहे हैं कोई, तो आप बाय नाउ पे जब क्लिक करेंगे तो आपको कोड मिलेगा PR लाइव, PRLIVE, PR लाइव कोड लाके जैसे अप्लाई करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट इस कोड से मिल जाएगा। तो कोड आप लगा सकते हैं, अगर कोई भी बात आप CUET का बैच परचेज कर रहे हैं, चाहे क्लास 12th का बैच परचेज कर रहे हैं, ये कोड आप लगा सकते हैं। और मैं बात करूं, अगर आप सोशियोलॉजी की और वीडियो चाहते हैं तो अब जब ह्यूमैनिटीज चैनल पर जाएंगे, अड्डा 247 ह्यूमैनिटीज़ पर जब जाएंगे तो मेरी कई सारी आपकी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। जैसे आपके कोई एग्जाम चल रहे हैं अगर, तो प्लेलिस्ट के सेक्शन में जब आप जाएंगे तो देखिए, एक तो आपको मिल जाएगी ह्यूमैनिटी बूस्टर सीरीज़, ह्यूमैनिटी बूस्टर सीरीज़ आपको मिल जाएगी मेरी, ये देखिए ह्यूमैनिटी बूस्टर सीरीज मिल जाएगी, 16 क्लासेस हैं। इसमें मैंने क्या किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करा रखे हैं, अपने एग्जाम के लिए बहुत बेहतर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ह्यूमैनिटी बूस्टर सीरीज आपको मिल जाएगी और एक सीरीज मिल जाएगी आपको सोशियोलॉजी की क्लास 10th की, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इसमें करा रखे हैं, इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं, तो ये सीरीज भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको क्लासेस की वीडियो देखने हैं तो ये आपको मेरी क्लासेस मिल जाएंगी सारी, जिसमें मैंने इंडियन सोसाइटी जो है, इंडियन सोशियोलॉजी की बुक जो है, पहली बुक 1 पूरी कंप्लीट कर रखी है, उसके सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे, आप उसमें भी इनरोल करके अपना देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपके फायदे के लिए हैं। और आपको क्या करना है, और किसी भी बैच में अगर आप इनरोल कर रहे हैं तो PR लाइव कोड जो मैंने दे रखा है उससे आप लगा के बैच में मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं। ऊपर कोड दे रखा है PR लाइव, चाहे वो CUET का बैच हो, चाहे वो बोर्ड्स का बैच हो, हर बैच में आपको इस कोड से मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मुझे जरूर बताइएगा, और अगर आपको कोई समस्या है, आपका कोई क्वेश्चन है, आपकी कोई क्वेरी है, कोई सजेशन है, तो नीचे दी गई मेल आईडी पर आप मुझे मेल कर सकते हैं। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरी मेल आईडी है parikshit.srivastava@247.com, यानी कि parikshit.srivastava@247.com पर दी गई मेल आईडी पर आप मुझे मेल कर सकते हैं। यदि आपका कोई सजेशन है, कोई क्वेरी, कोई समस्या है, मुझसे बात करना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, कुछ पूछना है, तो मुझे आप मैसेज या इस पर मेल कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं रिप्लाई कर दूंगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो यार प्लीज़ क्लास में कमेंट जरूर कर देना कि आपको क्लास कैसी लगी, आपको समझ में आया कि नहीं। एक बार कमेंट प्यारा प्यारा कर देना, मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। और अगर अच्छी लगी तो लाइक भी कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो आपकी क्लास 12th में और सोशियोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। और PDF के लिए आप सभी बच्चे कम्युनिटी सेक्शन में एग्रीकल्चर बाय परीक्षित सर मैं मिलूंगा, उनको फॉलो कर लें, वहाँ पर आपकी क्लास की PDF भी मिल जाएगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।